1800 का साल भारत के लंबे और पेचीदा इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। मुगल साम्राज्य, जो कभी ताकत और शानो शौकत का प्रतीक था, अब कमजोर पड़ने लगा था। उसकी हुकूमत सिकुड़ गई थी और पीछे छूट गया था टुकड़ों में बंटा हुआ एक राजनीतिक परिदृश्य। उसकी जगह पर मराठों जैसी क्षेत्रीय ताकतें उभरी, जो नियंत्रण और प्रभाव के लिए संघर्ष कर रही थी। इसी शक्ति शून्य के बीच एक नया खिलाड़ी अपनी जगह जमा चुका था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में व्यापार के लिए भारतीय तटों पर पहुंची इस कंपनी की महत्वाकांक्षाएं अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। वे अब केवल मसाले और कपड़े की तलाश में आने वाले व्यापारी नहीं थे। 1800 तक उनकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति मौजूदा भारतीय ताकतों पर भारी पड़ने लगी थी। कंपनी का बरहता प्रबुद्ध इस उपमहाद्वीप पर एक लंबा साया डाल रहा था, जिससे भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़े बदलावों का दौर शुरू हुआ। यह दौर केवल राजनीतिक उथल-पुथल की कहानी नहीं था, यह बहुत बड़े विरोधाभासों का समय था, जहां गरीबी और कठिनाई के धागों से ओतप्रोत एक जीवंत सांस्कृतिक ताना बाना था। 19वीं सदी की शुरुआत परिवर्तन का दौर था, जिसने आने वाली सदियों में भारत की नियति को आकार देने वाली घटनाओं का मंच तैयार किया। भारत में अंग्रेजों की मौजूदगी 17वीं सदी की शुरुआत से थी। 1600 में स्थापित हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में मुगल बादशाहों का संरक्षण प्राप्त था। उन्हें व्यापार करने की इजाजत दी गई थी और सूरत जैसी जगह पर उनके कारखाने वाणिज्य के बहुत बड़े केंद्र बन गए थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंपनी का प्रभाव और भी बढ़ा। उन्होंने व्यापार के लिए बहुमूल्य रियायतें हासिल की और प्रमुख तटीय शहरों में अपनी जगह बनाई। हालांकि मुगल साम्राज्य के पतन ने कंपनी को व्यापार से आगे अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दे दिया। भारतीय ताकतों के राजनीतिक विभाजन और आंतरिक संघर्षों का फायदा उठाते हुए उन्होंने धीरे धीरे और भी आक्रामक भूमिका अपनाई। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध निर्णायक मोड़ साबित हुए। भारतीय शासकों पर इन निर्णायक जीतों ने कंपनी की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और उनके क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का मार्ग प्रशस्त किया। 1800 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर चुकी थी। उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था और एक बढ़ती हुई नौकरशाही के माध्यम से उनका प्रशासन कर रहे थे। उनके राजनीतिक उत्थान का भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे ऐसे बदलाव शुरू हुए जो आने वाली पीढ़ियों तक गूंजते रहे। 18वीं शताब्दी में कभी शक्तिशाली रहे मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। औरंगजेब का शासनकाल, जो अपने विस्तारवादी अभियानों और धार्मिक तनावों के लिए जाना जाता था, ने साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद यह साम्राज्य अर्ध स्वतंत्र राज्यों के एक समूह में बंट गया। मुगल बादशाह नाममात्र के लिए ही सही, लेकिन साम्राज्य के प्रमुख थे। उनके पास वास्तविक शक्ति बहुत कम थी। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, शक्तिशाली मराठा सरदारों के एक संघ, मराठा संघ का उदय हुआ। शिवाजी और बाद में पेशवाओं जैसे शासकों के नेतृत्व में मराठों ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी और पश्चिमी और मध्य भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनकी सैन्य शक्ति और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था ने उन्हें 18वीं शताब्दी के भारत में एक दुर्जेय शक्ति बना दिया। मुगलों और मराठों के बीच संबंध जटिल थे और अक्सर संघर्ष से भरे रहते थे। हालांकि मराठा मुगल बादशाह की नाम मात्र की संप्रभुता को मानते थे, लेकिन वे मूल रूप से स्वतंत्र थे और अक्सर मुगल गवर्नरों और सेनाओं के साथ झड़पों में उलझे रहते थे। ढलते मुगल साम्राज्य और उभरते मराठा संघ के बीच इस शक्ति संघर्ष ने 1800 के भारत में एक अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य तैयार किया।
भाग 4 समाज का ताना बाना। दैनिक जीवन की एक झलक। 1800 में भारतीय समाज गहरे पदानुक्रमित बना हुआ था। जाति व्यवस्था सामाजिक संगठन को प्रभावित करती रही, व्यवसायों और सामाजिक संपर्कों को निर्धारित करती रही। सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण पारंपरिक रूप से पुजारी, विद्वान और शिक्षक थे। क्षत्रिय योद्धा और शासक थे, जबकि वैश्य व्यापार और वाणिज्य में संलग्न थे। शूद्रों में शिल्पकार और मजदूर वर्ग शामिल थे। इस 4 वर्ण व्यवस्था के बाहर वे लोग थे जिन्हें अछूत माना जाता था। उन्हें समाज के हाशिए पर डाल दिया जाता था और भेदभाव का शिकार बनाया जाता था। लोगों के जीवन में परिवार की केंद्रीय भूमिका थी। संयुक्त परिवार जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, आम थे। पितृसत्ता का बोलबाला था। पुरुषों के पास अधिक अधिकार होता था और महिलाएं काफी हद तक घरेलू क्षेत्रों तक ही सीमित रहती थीं। हालांकि क्षेत्रीय भिन्नताएं मौजूद थीं और कुछ समुदायों की महिलाओं को अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। धर्म भारतीय जीवन का एक परिभाषित पहलू बना रहा है। हिंदू धर्म अपनी विविध मान्यताओं और प्रथाओं के साथ प्रमुख धर्म था। इस्लाम इसने सदियों पहले भारत में पैर जमा लिए थे कि अनुयायी काफी थे, खासकर उत्तर और मध्य भारत में। धार्मिक जीवन जीवंत था। मंदिरों, मस्जिदों और त्योहारों की समुदायों में केंद्रीय भूमिका थी। भाग 5 सुबह से शाम तक आजीविका और आर्थिक गतिविधियां। 1800 में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। किसान चावल, गेहूं, बाजरा और कपास सहित कई तरह की फसलों की खेती करते थे। सिंचाई के तरीके अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न थे। नहरों, कुओं और तालाबों का उपयोग फसलों को पानी देने के लिए किया जाता था। कृषि के अलावा पारंपरिक शिल्प और उद्योग फले फूले। भारत अपने कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कुशल बुनकर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े तैयार करते थे। धातु का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना और बढ़ईगीरी अन्य आवश्यक उद्योग थे। कारीगर अक्सर खुद को गिल्ड में संगठित करते थे, जो उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित करते थे। व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बना रहा। आंतरिक व्यापार नेटवर्क देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते थे। कृषि उपज, हस्तशिल्प और अन्य वस्तुओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाते थे। सूरत, कलकत्ता और मद्रास जैसे तटीय शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे, जो भारत को व्यापक दुनिया से जोड़ते थे। भाग 6 शहरी ग्रामीण विभाजन, विपरीत दुनिया। 1800 के भारत में शहरी ग्रामीण विभाजन बहुत ज्यादा था। शहर हालांकि संख्या में अपेक्षाकृत कम थे, राजनीतिक शक्ति, व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। उनमें समाज के कुलीन वर्ग रहते थे। शासक, रईस, धनी व्यापारी और उच्च पदस्थ अधिकारी। शहरों की विशेषता चहल पहल वाले बाजार, प्रभावशाली वास्तुकला और विविध आबादी थी। इसके विपरीत ग्रामीण भारत, जहां विशाल बहुसंख्यक लोग रहते थे, गरीबी, निरक्षरता और सीमित अवसरों से चिह्नित था। गांव, जो अक्सर अलग थलग और आत्मनिर्भर होते थे, कृषि पर बहुत अधिक निर्भर थे। जीवन की गति धीमी थी और सामाजिक संरचनाएं अधिक कठोर थीं। शहरी ग्रामीण विभाजन केवल भौगोलिक नहीं था, यह अवसरों और जीवन स्तर में भारी असमानता का प्रतिनिधित्व करता था। जहां शहर सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक उन्नति के कुछ रास्ते प्रदान करते थे, वहीं ग्रामीण क्षेत्र गरीबी और निर्भरता के दुष्चक्र में फंसे रहे।